sir. Good evening, ma'am. Take your seat. Thank you, sir. शुभम, जी सर. introduce yourself in detail. सर मेरा नाम शुभम पाटीदार है. मैं इंदौर ज़िले के राव शहर से हूँ. वहीं से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है. इसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन में बैचलर इन आर्ट्स किया है अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से, जहाँ मेरे सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी व इकोनॉमिक्स थे. और सर अभी मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी कर रहा हूँ, जहाँ मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है. और सर मेरी हॉबीज़ में वॉलीबॉल व जिमिंग शामिल है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी सर. इसके जनक किसे माना जाता है? सर वुड्रो विल्सन को. क्यों? सर उन्हीं ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म कॉइन की थी 1887 में, और एक आर्टिकल पब्लिश किया था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन वर्ल्ड. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिकल थ्योरी क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत. सर जो क्लासिकल थ्योरी है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करती है, और उसका मेन मोटिव ये रहता है कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाए. श्योर? जी सर. क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट उसके काउंटर में कौन सा थ्योरी दिया गया था? सर ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. ये क्या कहते हैं? किसने दिया था ये? सर एल्टन मायो इसके जनक कहे जाते हैं. क्या था इसमें? क्या प्रयोग किया था? सर ह्यूमन रिलेशन. खास जगह एक प्रयोग हुआ था. क्या प्रयोग था? याद है ना? सॉरी सर, मैं फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा. हॉथॉर्न प्रयोग याद आ रहा है? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स. क्या था वो? सॉरी सर, मैं डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है अभी मुझे. नहीं याद आ रहा? नहीं सर. वित्तीय प्रशासन पढ़ा है? फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन जी सर. पढ़ा है? जी सर. बजट के कितने प्रकार हैं? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है परफॉर्मेंस बजट. अभी सर मुझे इतना याद आ रहा है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर रहे हो सही में? जी सर. क्यों कर रहे हो? सर मेरा इंटरेस्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. आंसर से तो लगेगा कोई इंटरेस्ट है. सर अभी मैं फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. समाजशास्त्र के जनक कौन है? सर अगस्त कॉम्टे. इसमें सुसाइडल थ्योरी, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था इसमें. कौन? सर इमाइल दुर्कीम ने. क्या था वो थ्योरी? क्या कहते हैं इमाइल दुर्कीम आत्महत्या के सिद्धांत? सर उसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड करता है उसके इंडिविजुअल कारण ना होते हुए उसके सोशल कारण ज़्यादा रहते हैं. सोसाइटी का उसमें बड़ा रोल रहता है. आपकी हॉबी जिमिंग है? जी सर. क्या करते हो जिमिंग? सर वेट ट्रेनिंग करते हैं, और इसमें कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़, जुम्बा एंड योगा भी. लास्ट टाइम कब गए थे जिम? सर कल ही गया था. कितने पुशअप्स कर लोगे? सर कल ही चेस्ट लगाया था, पर 20-25 कर लूँगा सर. बस हद से जा रहे हो. सर बहुत टाइम से जा रहा हूँ मैं. बाकी बहुत time कंटिन्यूअस अभी नहीं है सर, एग्जाम शेड्यूल के कारण. अभी जिम में एक चीज जो देखा जा रहा है, वहाँ जो हाई प्रोटीन डाइट्स हैं ये युवाओं के मसल्स में और किडनी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं. आप क्या किसी प्रकार का सप्लीमेंट लेते हैं? सर मैं वे प्रोटीन लेता हूँ. लेते हैं. जी सर. इसका इम्पैक्ट पता है आपको? सर इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं रहता है, अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और फिर भी एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो लिवर की कैपेसिटी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. किडनी? दोनों पर सर, लिवर और किडनी दोनों पर. और अभी जो बहुत सारे घटनाक्रम दिख रहे हैं, ऐसे लोग शौकिया तौर पे प्रोटीन तो ले रहे हैं पर जिम में उतना मेहनत नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए. जी सर. तो इस बिहेवियरल एक्टिविटी को रोकने के लिए एज एन SDM तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ रोकना चाहोगे इस पे? सर एज एन STM पर्सनल लाइफ पर थोड़ा इम्पैक्ट कम रहेगा. बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि अवेयरनेस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए. कैसे? सर मैं जिम एसोसिएशन के जो लोग हैं, जिम के जो मालिक होने हैं, उनसे संवाद करूंगा ताकि हेल्थ को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिम में चलाए जाए, जहां पर लोगों को बताया जाए कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के कितना यूज़, कितनी ज़रूरत तक है और कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाए.
प्रशासन में क्यों आना चाह रहे हो? सर प्रशासन में मेरा इंटरेस्ट था कि एक ऐसी फील्ड में मैं जाऊं जहां पर जो समाज के लोगों से मेरा संवाद रहे, वह समाज किसी भी लोगों के जीवन में हम क्या बदलाव ला सकते हैं उस पर ध्यान दिया जा सके। तो आप क्यों आए हो? सर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ऐसे प्रोफेशन में रहूं जहां पर मेरे डिसीजंस का इम्पैक्ट जो है वो लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला पाए। डिसीजन मेकिंग, जी सर। यहाँ पे बताओ डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसने दिया था और डिसीजंस कितने प्रकार के? सर डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमन ने दी थी, और सर टाइप्स ऑफ डिसीजंस में अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। डिसीजन मेकिंग के कितने स्टेप्स हैं जिससे गुजर के हम लोग डिसीजन फाइनलाइज करते हैं? सर 3 स्टेजेस रहती है, जिसमें पहली इंटेलिजेंस एक्टिविटी रहती है, सेकंड में डिज़ाइन एक्टिविटी रहती है, और थर्ड स्टेज पे चॉइस एक्टिविटी रहती है, जिसमें हम इंटेलिजेंस एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं, और डिज़ाइन एक्टिविटी में हम जो वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं। तो अब एसडीएम पोस्ट करने के बाद शुरुआती 3 डिसीजन क्या लेने वाले हो? सर शुरुआती डिसीजंस मेरा यही रहेगा कि जो सरकारी योजनाएं जो हमारे ज़िले या फिर ब्लॉक स्तर पर जो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या और पॉजिटिव रिफॉर्म्स कर सकते हैं। दूसरा सर मेरा शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरह सरकारी स्कूलों की में 3 डिसीजन पूछ रहा हूँ मैं, डिसीजंस। सर मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। सोचिए आराम से। सर पहला तो जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है वो बेहतर हो पाए। दूसरा जो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है उसको मैं और देखो लैंग्वेज में होता है कि अगर ये बेहतर हो पाए, दैट मींस ये सजेशन हुआ, जी सर। नॉट डिसीजन। ठीक, ओके। मैं सर की बात को कंटिन्यू करता हूँ। जी सर। अगर डिसीजन आप लेंगे तो विधायिका क्या करेगी? सर आप कार्यपालिक हो ना, अगर आप एसडी मतलब कार्यपालिक हो, एग्जीक्यूशन में हो, आपको डिसीजन लेने की कितनी सीमा रहेगी वहाँ पे? आप किस लेवल पे डिसीजन ले पाएंगे? आप किसी टीम के लीडर हैं, एज ए लीडर डिसीजन की सीमा कितनी होती है? आप किस फैक्टर पे और किस लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं? सर जो भी मेरा कार्य क्षेत्र रहेगा सरकारी सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, और जो मुझे पावर्स दी जाएगी कानून के द्वारा, जो न्याय कार्य विधायिका के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पावर्स रहेगी मैं उसी तरह डिसीजंस ले पाऊंगा क्षेत्राधिकार में। मुझे क्लियर नहीं हो रहा आपका आंसर। सर जो भी मुझे क्षेत्राधिकार दिया जाएगा, किसी भी, जैसे मैं एसडीएम हूँ तो मध्य प्रदेश रेवेन्यू एक्ट जो है 1959, उसके तहत जो भी मुझे पावर्स दी जाएगी मैं उस पर डिसीजंस लेने में एलिजिबल रहूँगा। ठीक है। आपने आज का अखबार पढ़ा है? जी सर। क्या पढ़ा आपने अखबार में आज? सर सिविल सर्विसेज डे जो कल सेलिब्रेट किया गया था उसको लेकर खबर थी। मुझे वही आना था। आपने जो अभी ये डिसीजन की बात करी उसको लेकर कुछ कमेंट हुए हैं सिविल सर्वेंट्स को लेकर, उनकी निष्ठा और उनकी कार्यपरायणता, उनके वर्किंग कल्चर पे कुछ बात हुई है, आपकी जानकारी में है? क्या हुआ है, क्या बातें हुई है? सर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सिविल सर्वेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में रहे, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक से रिगार्डिंग इंटरेस्ट डिसीजन वो ना ले। ठीक है। और क्या पढ़ा आपने अखबार में? सर एक प्रदेश स्तर पर भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्देश दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अहंकार से दूर रहना चाहिए, और जो प्रशासन व लोगों के बीच की दूरी है उसको कम करने की तरफ प्रयास करने चाहिए। इस तरह के अहंकार या दूरी के कुछ घटनाएं हुई क्या अभी? कुछ ऐसा कुछ अभी आपने सुना है? आपके पढ़ने में आया ऐसा कुछ? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है अभी। ओके, ठीक है। आपके जिले में आप जिले के मुखिया के रूप में नियुक्त होते हैं एसडीएम। जी सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, एज कलेक्टर। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी आपके जिले के लिए?
आप इंदौर से बिलोंग करते हैं? जी सर। इंदौर इज नंबर 1 सिटी, ठीक है। हम केवल नंबर 1 अपने सफाई क्षेत्र में है या कि कुछ और भी ऐसा हमारी अचीवमेंट्स है इंदौर की जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं? सर मध्य प्रदेश के सबसे सेफ शहरों में भी हमारी गिनती होती है, और स्वच्छता में तो हम है ही सही, और इसके बाद मध्य प्रदेश की फूड राजधानी भी हमें दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर फूड सैनिटेशन है उस पर भी हमारे जिले की स्थिति अच्छी है। इंदौर सेफ है? जी सर, सेफ है। किस मापदंड पे, कैसे? सर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हमारे जिले में कंट्रोल में है। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर भी हमारे जिले की स्थिति अच्छी है। अभी तो किसी और सिटी के बारे में बताया गया है कि वो सिटी ज़्यादा अच्छी है सेफ्टी नॉर्म्स में बजाय इंदौर के। किस सिटी के बारे में कहा गया अभी? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है। अभी इंदौर में कुछ आयोजन हुए थे जनवरी में, आपको याद है क्रम से? सर जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस कुछ 3-4 दिन के लगातार आयोजन हुए हैं। कौन कौन से आयोजन थे वो? सर एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ओके। उसके अलावा G20 की जो एग्रीकल्चर डेप्यूटीज की मीटिंग थी वो भी 13 से 15 फरवरी 2023 को ऑर्गेनाइज की गई थी। ओके। सर मुझे फिलहाल 2 ही याद आ रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट? जी सर, मध्य प्रदेश की इन्वेस्टमेंट समिट भी की गई। और खेल महोत्सव हुआ? खेलो इंडिया गेम्स भी सर ये organize लगातार किए। जनवरी में हुआ ना सब कुछ? जी सर। खेलो इंडिया में एमपी की पोजीशन क्या रही, कुछ आपको फैक्ट याद है? सर आई एम नॉट श्योर बट 3rd पोजीशन हमारी थी। 3rd पोजीशन था। जी सर। इन्वेस्टमेंट के लिए जो समिट होते रहे हैं, आपने उसका अध्ययन किया है? इन्वेस्टमेंट समिट जो हुए हैं उससे प्रदेश को किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है और क्या लाभ मिला है? सर फार्मा सेक्टर में निवेश हमारे प्रदेश में बढ़ा है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी जैसे मध्य प्रदेश ने टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए हैं, और इसके अलावा जो खिलौने के क्लस्टर बनाए हैं उसमें भी निवेश हुआ है सर। ओके। इंदौर शहर में ट्रैफिक के अलावा है ना और कोई समस्या जो आपके ध्यान में हो? क्योंकि हम अगर आपसे पूछेंगे कि इंदौर की समस्या क्या है तो ट्रैफिक ना देंगे, उसको छोड़ के कुछ आपके ध्यान में कुछ और बताना चाहेंगे आप? सर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रोड्स की जो स्थिति है इंदौर में उसे और अधिक सुलभ बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी हमें कमियां क्या है? आप अगर इनको बेहतर करने के लिए बता रहे हैं तो कमियां क्या हैं? सर जैसे हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं कि मेरा क्षेत्र जो राव है वहाँ पर सरकारी जो हेल्थ सेक्टर है उसकी दशा अच्छी नहीं है, और वहाँ पर एकमात्र आयुर्वेदिक अस्पताल है। इसके अलावा कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ पर गरीब या अन्य वर्ग के लोग वहाँ पर उपचार ले सकें। ओके। इकोनॉमिक्स था आपका? जी मैम। अभी इंडिया में एक डिबेट चल रही है। अच्छा पहले बताइए कितने % पॉपुलेशन ITR फाइल करती है इंडिया में? सॉरी मैम, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। 10 से 20%, ठीक है, ये फैक्ट, ये डेटा आया है, नॉट मोर देन 30%। तो अभी क्या हो रहा है कि टैक्सेस तो कलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, है ना। आपको ऐसी कंट्रीज मालूम है जिसमें टैक्सेस लेते ही नहीं है, दे आर इनकम टैक्स फ्री। ऑयल रिच कंट्रीज जितनी भी हैं, है ना, ओमान, कतर, UAE, कहीं भी इनकम टैक्स नहीं है। आर दे बेटर देन इंडिया? मैम जो आर दे डेवलप्ड? मैम डेवलपमेंट से हम टैक्स स्ट्रक्चर को नहीं जोड़ सकते पूरी तरह से, क्योंकि डेवलपमेंट के और भी दूसरे बेसिस है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कंपेयर करें तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमसे बेहतर हो सकते हैं। बाकी जो दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट के सूचकांक है उसमें हमारी स्थिति उनसे ज्यादा कंपेयर UAE जी किस चीज में हम उनसे ऊपर हैं? मैम सोशल वेलफेयर के इसमें हम सोशल वेलफेयर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। जनसंख्या में भी सर। क्राइम रेट क्या है वहाँ का? सॉरी मैम, मुझे जीरो क्राइम रेट है ना, क्योंकि अगर आप वहाँ क्राइम करते हैं तो आपके हाथ ही काट देते हैं, है ना। गाड़ी से अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया तो आपकी गाड़ी उठा के वो ले जाते हैं। क्राइम रेट है 0। और क्या चाहिए आपको सोसाइटी में? टैक्सेस आपको देने नहीं है। मैम जो ये जो डिबेट है ये आई ही क्यों है? इनकम टैक्स बहुत कम लोग दे रहे हैं, अगर इनकम टैक्स हटा दें तो इससे बेनिफिट है?
नो मैम, हमारा इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो देश से, हर देश का अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर है और हमारे पास यूएई जैसे जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी भी इतनी हमारी क्षमता नहीं है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स है वहाँ ऑयल, जी है ना? मैम। आप उसको मोटिवेट इंस्पायर कर सकते हैं ऑयल को? किस तरह से मैम? ऑयल है, ऑयल इज अ कमोडिटी, जी मैम। है ना? हमारे पास मैन पावर है, वी आर नंबर 1 इन मैन पावर। यस मैम। मोटिवेट करके हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैम ध्यान इनकम दिया टैक्स जाए। इन केस आप नहीं लेते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? जो हिडन मनी है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाएगी। आपको लगता है उसको हाइड करके या बाहर छुपा के फायदा है कि उसको कंट्री में आप फ्रीली यूज कर सके, वो बेटर है। इकोनॉमी में पैसा आएगा तो जनरेट होगा, जॉब्स जनरेट होंगी, बहुत कुछ होगा। अभी आप 30% तो ITR आ रही है, उसके ऊपर वो नील फाइल कर देते हैं और उसके बाद वो करते ही नहीं है। ठीक है, व्हाट यू आर गेटिंग एज गवर्नमेंट? मैम मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पूरे सिस्टम को चेंज करना मुश्किल है। अगर हम जो हमारा प्रेजेंट दैट्स सिस्टम व्हाई वी है। आर डेवलपिंग। जी मैम। गट्स ही नहीं है कि ऐसा कोई डिसीजन लें जो हम डेवलप्ड हो जाएं, है ना? काम करना किस पर है? मैन पावर पे करना है। उसको हमने छोड़ रखा है कि चलो इल्यूजन में जाइए और क्राइम करिए। मैन पावर हमारा स्ट्रेंथ हो सकता था, उसको हमने छोड़ दिया। सोसाइटी पे हमको ध्यान नहीं देना है ना? सरकार का पूरा कहाँ है कॉन्सेंट्रेशन? टैक्स कलेक्ट करो और कलेक्ट करो। अच्छा, डू यू थिंक सरकार हमको इतना सपोर्ट करती है, आपको इतना सपोर्ट किए कि आप यहाँ बैठे हैं? मैम सरकार का एक जो फैसिलिटेशन का रोल है, मेरे हिसाब से सरकार उसमें अपने पूरे प्रयास कर रही है। एजुकेशन में सरकार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रही है कि आप यहाँ बैठे हैं? मैम सरकार की कोशिश पूरी है कि जो कोशिश तो नाकाम हो गई ना। दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग। 50-60 साल हो गया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है जो अंग्रेज बना कर गए थे, उसको भी चेंज करने का गट्स नहीं है हमें। मैम स्थिति बदल रही है, मेरी यह व्यक्तिगत राय है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, नई ट्रेन्स जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उनका विकास किया जा रहा है। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश के स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, प्रदेश स्तर पर CM राइस स्कूल बन रहे हैं, तो उससे भी बदलाव हो रहा है। 90% ऑन पेपर्स, जो अचीवमेंट्स आप बता रहे हैं 90% ऑन पेपर्स, अदरवाइज तो यूएस को पीछे छोड़ दिए होते अपन। मैम तो यूएस में जो टॉप कंपनीज में है वहां तो इंडियंस ही बैठे हैं ना ऊपर, अमेरिकन थोड़ी बैठे हैं। यूएस को तो कौन चला रहा है? इंडियंस चला रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी जगह बैठ के ना, बट वी डोंट हैव करेज टू चेंज थिंग्स। मैम इसी समस्या के लिए मैं प्रशासन में आ रहा हूँ कि जो पेपर पे 90% दिख बट रहा आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कहाँ चेंज का साथ दे रहे हैं? है, मैं उनको जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ मैम। बाकी अगर हम पूरा स्ट्रक्चर चेंज करें, मैं उसके खिलाफ हूँ थोड़ा। फॉर रेवेन्यू वी हैव टू। पैसा नहीं रहेगा तो देश कैसे चलाएंगे? मैम बट जो इनकम टैक्स है उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ये भी है कि वो इकोनॉमिक इक्वेलिटी की तरफ प्रोत्साहन करता है। कैसे? मैम जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वो हमें इनकम टैक्स में देखने को मिलता है। इनकम टैक्स कौन भरता है आप जानते हैं? सैलरीड पीपल। बिजनेस पर्सन जो होते हैं ना, वो तो मोदी जी को फंड दे देते हैं, उनको तो रिबेट मिल जाता है सब, उनको बैंक्स दे देते हैं पैसा, वो भाग जाते हैं देश छोड़ के। वहां तो कुछ कर नहीं पाती गवर्नमेंट। जो सैलरीड है ना, हेल्पलेस, आप जॉब छोड़ के तो भाग नहीं जाओगे, आपका इनकम टैक्स वो काट देगा। सॉरी मैम, मेरी इससे थोड़ी अलग राय है। कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारे टैक्स सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करता है और इसके अलावा भी वो सोसाइटी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके तहत अलग मेजर्स के थ्रू टैक्सेशन contribute पढ़ा है करता आपने इकोनॉमिक्स में? जी मैम। कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं, एक्सपेंसेस दिखा के पहले ही खत्म कर देते हैं, अपना इनकम ही खत्म कर देते हैं वो, नो टैक्स। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो होते हैं वो पहले ही दिखा देते हैं कि दीज आर माय एक्सपेंसेस, रिबेट मिल गया, छूट गया। सैलरी तो कुछ दिखा ही नहीं सकता, स्पॉट पे कट जाता है उसका पूरा, इतना सा कमाता है उसमें से भी कट जाता है, वो गवर्नमेंट लेके भाग जाती है अपने घर। और वो किसको दे देती है? जो देश छोड़ के भाग जाते हैं। मैम कुछ केसेस के कारण हम पूरे सिस्टम को वी आर हैप्पी विद 30% नहीं ऑफ इनकम टैक्स। मैम इसमें हम बदलाव ला रहे हैं और हमारा जो टैक्स बेस है वो भी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है। मैस्लो का नाम जानते हैं? जी मैम। कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने? मैम नीड हायरार्की थ्योरी। लास्ट स्टेज इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज इट? मैम ये एक फाइनल स्टेज रहती है मोटिवेशन की, जहाँ पर ऐसी स्थिति रहती है जहाँ पर कोई व्यक्ति को कोई दूसरी नीड्स नहीं रहती है उसके पास, वो
अदरवाइज जो खुद के हायरार्की में है 1 by 1 आती है, जी उनका मैम, ये कहना है कि एक हो गई आपकी नीड पूरी तो वो ओके, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, ऐसा चलता है क्या? जी मैम चलता है। चलता है। जी मैम, तो आपकी बेसिक नीड्स तो हो गई पूरी। इसीलिए मैम सेल्फ कॉन्शियस एक्चुअलाइजेशन में हम एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम हमारे व्यक्तित्व का जो द बेस्ट वन पर्सन कैन बी, हम उस स्थिति में पहुंच आप जाते कौन हैं। से स्टेज में अभी 5 में से? मैम मैं अभी सिक्योरिटी नीड्स की स्टेज पर हूँ। 3rd। जी मैम, अच्छा, इनफ हो जाएगा तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाएंगे और छोड़ देंगे सब। उसके बाद मैम एस्टीम नीड्स को भी पूरा करूंगा, जहाँ पर सेल्फ एस्टीम एस्टीम में तो लाइफ निकल जाएगी। मैम बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक्चुअलाइजेशन की तरफ ही ध्यान दूँ अपना, और जो बेस्ट मैं बन सकता हूँ वो मैं बनने की कोशिश करूँ। लास्ट क्वेश्चन, आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए? सर, सिविल सर्विसेज के सेक्टर में जो भी बेसिक क्वालिटीज़ चाहिए रहती है, वो फिर चाहे वो रैशनल डिसीजन मेकिंग की हो या फिर हार्ड वर्किंग की हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सभी क्वालिटीज़ मुझ में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और एक जो सीखने की चाहत है मुझ में, वो भी मैं चाहता हूँ कि उसमें भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रीब्यूट करूँ। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो। ठीक, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।